नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारतीय इतिहास के उस पन्ने पर जिसने देश की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसा जबरदस्त विद्रोह जिसे आज भी कई अलग अलग नामों से याद किया जाता है। एक तरफ अंग्रेज इसे कहते हैं सिपाही विद्रोह, मतलब बस कुछ सिपाहियों की बगावत। वहीं दूसरी तरफ कई भारतीय राष्ट्रवादी इसे मानते हैं भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। सोचिए, एक ही घटना के दो बिल्कुल अलग अलग नाम, यही तो इस विद्रोह की पूरी कहानी बयान करते हैं। तो आइए इस पूरी कहानी को शुरू से आखिर तक समझते हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका नतीजा क्या निकला। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर 1857 का ये विद्रोह था क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये कहां तक फैला। देखिए, इसे आप ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला बड़ा ऑर्गेनाइज गुस्सा कह सकते हैं। शुरुआत तो सिपाहियों से हुई, लेकिन ये चिंगारी ऐसी फैली कि जल्द ही इसने एक बड़ी आग का रूप ले लिया। इसमें आम लोग, किसान, जमींदार, यहां तक कि राजे रजवाड़े भी शामिल हो गए। मतलब जो एक सैनिक बगावत थी, वो देखते ही देखते एक जन विद्रोह बन गई। हाँ, लेकिन एक बात साफ है, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। सालों से बल्कि दशकों से लोगों के दिलों में गुस्सा जमा हो रहा था, एक बारूद की तरह। तो सवाल यह है कि वो वजहें क्या थीं? चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल वजहों की। अंग्रेजों की एक आदत थी विस्तारवाद। वो एक के बाद एक भारतीय रियासतों को अपनी कब्जे में लेते जा रहे थे। जब उन्होंने अवध पर कब्जा किया तो सोचिए क्या हुआ। वहां के नवाब की फौज के हजारों सिपाही, दरबार के कारीगर सब एक झटके में बेरोजगार हो गए। अब आप समझ सकते हैं कि अवध इस विद्रोह का इतना बड़ा सेंटर क्यों बना। और फिर आई लॉर्ड डलहौजी की वो कुख्यात पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक बहुत ही चालाकी भरी चाल थी। सीधी सी बात थी, अगर किसी राजा का अपना कोई वारिस मतलब बेटा नहीं है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता और उसकी रियासत वो सीधे सीधे कंपनी के राज में चली जाएगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी तो हम सब जानते हैं, उनके साथ भी यही हुआ। और सिर्फ झांसी ही नहीं, सतारा, नागपुर, कई बड़ी रियासतें इसी पॉलिसी की भेंट चढ़ गई। अब आते हैं सामाजिक और धार्मिक वजहों पर। लोगों में एक गहरा डर बैठ गया था। अंग्रेज जो सुधार ला रहे थे, जैसे सती प्रथा पर रोक, भले ही आज हमें वो सही लगते हैं, पर उस वक्त कई लोगों को लगा कि ये उनकी परंपराओं पर सीधा हमला है। अरे यहां तक कि रेलवे और टेलीग्राफ जैसी नई चीजों को भी शक्की नजर से देखा गया। एक अफवाह आग की तरह फैल गई कि ये सब भारतीयों को ईसाई बनाने की एक बड़ी साजिश है। और इकोनॉमी का तो हाल पूछिए ही मत। अंग्रेजों ने जमीन पर इतने भारी टैक्स लगा दिए थे कि किसानों की कमर ही टूट गई थी। उधर ब्रिटेन की फैक्ट्रियों से बन बनकर जो सस्ता माल आ रहा था, उसने भारत के छोटे कारीगरों और दस्तकारों का काम धंधा एकदम चौपट कर दिया था। नतीजा, हर तरफ गरीबी और बेबसी। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, कंपनी की जो फौज थी उसमें करीब 87% सिपाही भारतीय थे। और ये सिपाही कौन थे? ये वही किसान परिवारों के बेटे थे जिनके घरवाले अंग्रेजी नीतियों की वजह से बर्बाद हो रहे थे। अपनी ही सेना में बहुसंख्यक होने के बावजूद उन्हें गोरे सैनिकों से कम तनख्वाह मिलती थी और इज्जत तो खैर ना के बराबर थी। तो माहौल आप देख रहे हैं, बारूद पूरी तरह तैयार था, बस एक चिंगारी लगने की देर थी। और वो चिंगारी लगी भी। ये चिंगारी थी एक नई राइफल, एनफील्ड राइफल। और इसके साथ आई एक अफवाह जिसने सब कुछ बदल दिया। अफवाह ये थी कि इसके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है और इन कारतूसों को राइफल में भरने से पहले मुंह से दांतों से खोलना पड़ता था। अब सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। ये दोनों ही धर्मों के सिपाहियों के लिए उनके ईमान पर सीधा हमला था। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और उन्हें 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया। इस घटना के ठीक एक महीने बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों ने उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 10 मई 1857। इन सिपाहियों ने बगावत कर दी, अपने अफसरों पर हमला किया और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर बढ़ चले। विद्रोह अब शुरू हो चुका था। मेरठ से जो आग उठी थी वो जंगल की आग की तरह पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गई। तो चलिए एक नजर डालते हैं इसके कुछ बड़े सेंटर्स और वहां के लीडर्स पर। दिल्ली में बागी सिपाहियों ने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला। कानपुर में नाना साहब थे तो झांसी में थी वीर रानी लक्ष्मीबाई।
इन सब ने अपने अपने इलाकों में इस लड़ाई को एक चेहरा दिया, एक नेतृत्व दिया। इतने बड़े पैमाने पर फैलने के बावजूद, इतने बहादुर लोगों की कुर्बानियों के बाद भी ये विद्रोह आखिरकार दबा दिया गया। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? जब लोगों में इतना गुस्सा था और लड़ने वालों में इतनी हिम्मत, तो फिर गलती कहाँ हुई? क्या वजह थी कि हम कामयाब नहीं हो पाए? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं थी, कई सारी बातें थीं। पहली बात, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। दक्षिण और पश्चिम भारत का ज्यादातर हिस्सा इससे अलग रहा। हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर, इन बड़ी रियासतों ने तो अंग्रेजों का साथ दिया। दूसरी बड़ी कमी थी एक सेंट्रल लीडरशिप की। कोई एक नेता नहीं था, कोई एक कॉमन प्लान नहीं था। सब अपने अपने स्तर पर लड़ रहे थे। हथियारों और पैसों की कमी तो थी ही, और एक और जरूरी बात, जो पढ़ा लिखा तबका था उसने भी इस विद्रोह से खुद को दूर ही रखा। तो हां, ये विद्रोह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ये पूरी तरह से बेकार गया? बिल्कुल नहीं। इस विद्रोह ने भारत के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इसका सबसे बड़ा और फौरी नतीजा ये निकला कि भारत पर राज कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी की छुट्टी हो गई, मतलब कंपनी राज का अंत। 1858 में एक कानून पास हुआ और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज यानी क्वीन विक्टोरिया के हाथों में आ गया। और इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन में कई बड़े बदलाव किए गए। गवर्नर जनरल का जो पद था उसे वायसराय कहा जाने लगा, जो सीधे क्राउन का प्रतिनिधि होता था। राजा महाराजाओं को शांत करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी हड़प नीति को खत्म कर दिया गया और उन्हें भरोसा दिलाया गया कि अब उनकी रियासतें नहीं छीनी जाएंगी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह से एक और बड़ा सबक सीखा था अपनी सेना को लेकर। तो उन्होंने इंडियन आर्मी को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज किया। अंग्रेज सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया और जो तोपखाने जैसे सबसे जरूरी हथियार थे वो पूरी तरह से अंग्रेजों के कंट्रोल में रखे गए, ताकि दोबारा कोई सिपाही बगावत ना कर सके। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? भले ही 1857 का ये महान संग्राम मिलिट्री के नजरिए से एक फेलियर था, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा काम किया। इसने पहली बार अलग अलग हिस्सों में बटे भारत के लोगों को एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ एक होने का एहसास दिलाया, और यहीं से सही मायने में भारतीय राष्ट्रवाद की नींव पड़ी। ये वो नींव थी जिस पर अगले 90 सालों तक आजादी की लड़ाई की इमारत खड़ी हुई। तो ये सिर्फ एक विद्रोह की हार नहीं थी, ये एक राष्ट्र के जागने की शुरुआत थी।